एक मिनट, अभी वहां पे बच्चों ने बहुत कम लोगों ने। देखिए बच्चे, एनी टू एंड फ्रो टाइप ऑफ अ मोशन, इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, है ना। कोई भी इस तरह का मोशन जिसमें पार्टिकल क्या है, आता है जाता है। इसको वेलोसिटी दे दीजिए। मान लो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, ऑल कोलिजन्स आर, क्या ये मोशन इसका ऑसिलेटरी हो? आएगा जाएगा। क्यों? टकराएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। फिर से स्पीड वी नॉट हो जाएगी, वापस उधर जाएगा, फिर टकराएगा। अब की बार राइट में स्पीड वी नॉट हो जाएगी, फिर टकराएगा। अब की बार लेफ्ट में स्पीड वी नॉट हो जाएगी। तो क्या ऐसे चलता ही रहेगा? कितने समय तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। अगर यही कंडीशन रखे रखे अपन, तो क्या कभी रुकेगा क्या? कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और क्या हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल? यहां से बॉल को रिलीज किया, टकराता है, अगेन इलास्टिक कोलिजन होता है, क्या होगा जी? यस, दिस इज अ न्यू टॉपिक। ये नया टॉपिक है, इसका नाम क्या है? सिंपल, विच इज नॉट सो सिंपल, हार्मोनिक मोशन। Which can slightly disturb our harmony. Such a motion is called as simple harmonic motion. ऐसा नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है, आसान ही है। देखो, पार्टिकल को रिलीज किया, टकराता है, इलास्टिक कोलिजन होते हैं, रिबाउंड करता है, वापस ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये भी मोशन क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी, है ना। फिर उसके अलावा जी, पेंडुलम वैक्यूम में रखा हुआ, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो क्या ये भी इनफाइनाइटली आएगा जाएगा, करता रहेगा? क्या इस मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं?
अगर वैक्यूम है तो इनफाइनाइट, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही तो रुकता, तो ग्रेविटी रोकेगी थोड़ी, ग्रेविटी तो यहां भी है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं रुकेगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, काइनेटिक फिर कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, पोटेंशियल फिर कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, काइनेटिक फिर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जब भी आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी ही, या तो लेफ्ट में रहेगी या तो राइट में रहेगी, है ना। हाँ, अगर मान लो कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता तो क्या होता, मान लो आपने 5 डिग्री से छोड़ा तो दूसरी तरफ फिर 4.5 डिग्री तक ही जाता, फिर इधर 4.5 डिग्री से चलता, फिर उधर 4 डिग्री तक ही जाता, फिर उधर हो सकता है 3.8 तक ही जाता, फिर इधर 3.6 तक ही जाता, फिर इधर 3.4 तक ही जाता, ऐसा तक धीरे 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 उसके एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है ना। लेकिन यदि वैक्यूम है तो ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट करता रहेगा। समझ रहे हैं, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं जी, ऑसिलेटरी। और ऑसिलेटरी मोशन के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध दिया, स्मूथ सरफेस पे रख दिया और कुछ वेलोसिटी ब्लॉक को दे दी है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, स्प्रिंग को इलोंगेट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां पे जाकर रुक जाएगा, पर स्प्रिंग तब तक इलोंगेट हो चुकी तो स्प्रिंग इस पर पीछे फोर्स लगाएगी तो वापस पीछे आ जाएगा। जब पीछे आ जाएगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जब स्प्रिंग दोबारा अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाती तो फिर इसके पास वेलोसिटी यू हो जाएगी, तब स्प्रिंग ने फोर्स नहीं लगा रही है लेकिन इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है, तो उस वेलोसिटी से पीछे जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। दोबारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जब पूरी तरह से जीरो हो जाएगी तो रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। क्या इसमें भी इनफाइनाइटली चलता रहेगा क्या? है ना। भाई देखो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का फर्क यही तो होता। कंजर्वेटिव फोर्सेस ही अगर सिस्टम में लग रहे हैं तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहती। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी रहेगी जरूर उसके पास, या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी या तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। ऐसा नहीं है कि क्या हो जाए, दोनों ही जीरो हो जाए एक साथ, है ना। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ये सब इसलिए है, इनके न होने से क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेशंस चलते ही रहते हैं, है ना। आई बात समझ में। सर ये पहला बोर्ड है ना? हाँ बेटे, और ये हमने ब्रेक के बाद ये पहला ओके सर। स्क्रीन है जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है। यस सर। क्या ये बात समझ में आती है जी। यस। ऑल दीज आर व्हाट, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। फिर हम एक और टाइप के मोशंस की बात करते हैं जिनको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों, रिपीट होता जाए, है ना, पीरियोडिक मोशन।
if particle moves in such a way that if a particle moves in such a way that its position, velocity, and acceleration become same after regular intervals of time. Then that motion is called as periodic motion. और पीरियडिक मोशन के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? द मिनिमम सर टाइम. वो सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड आपने क्या लिखा है? It's the minimum time interval after which position, velocity, acceleration become same. उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड. मतलब कहने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो टी टाइम पे है वही हो जाता है टी प्लस कैपिटल टी टाइम के बाद. नहीं, एक्स टी का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन एट टाइम टी. पोजीशन एट टाइम टी प्लस कैपिटल टी. वेलोसिटी एट टाइम टी जो थी वही बराबर हो जानी चाहिए वेलोसिटी एट टी प्लस कैपिटल टी. एक्सेलरेशन जो टी टाइम पे था वही हो जाना चाहिए एक्सेलरेशन एट टी प्लस कैपिटल टी. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो कैपिटल टी की मिनिमम वैल्यू होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. जैसे देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है क्या? एक पार्टिकल यू कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और आर रेडियस में चल रहा है. तो मान लो किसी समय पर वो इस जगह पे था, वापस से इस जगह पर आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर. स्पीड क्या है? यू. टाइम कितना लगेगा? 2 पाई आर बाई यू.
क्यों जी, कितना टाइम लगेगा, 2πr/, तो ये टाइम ही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा क्या बच्चों? यस सर। क्या ये टाइम ही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा? क्योंकि इतने टाइम के बाद जिस भी जगह पे वो है, क्या वापस से उसी जगह पे आ जाएगा? क्या उसकी वेलोसिटी फिर से ऐसी ही हो जाएगी? क्या उसका एक्सेलरेशन फिर से u²/r उसी डायरेक्शन में हो जाएगा? बोलो। तो इस कैपिटल टी को क्या कहेंगे जी, टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कुलर, है ना? अच्छा, वैसे तो 4πr/u टाइम के बाद भी सेम हो जाता है, 6πr/u टाइम के बाद भी सेम हो जाएगा, लेकिन 4πr/u और 6πr/u को टाइम पीरियड नहीं कहेंगे बच्चों। क्योंकि टाइम वो पीरियड मिनिमम क्या नहीं है। है, मिनिमम नहीं है, वो मिनिमम टाइम इंटरवल, जिसके बाद क्या है, ये वैल्यूज सेम हो जाती है, उसको क्या कहेंगे बच्चों, टाइम पीरियड, है ना? मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम हो जाते हैं, है ना? या टाइम पीरियड को ऐसा भी बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको भी हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड, है ना? ये क्या है, इट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम क्या होगा, है ना? अब देखो, अलग अलग केसेस में टाइम पीरियड अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे सर्कल में क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं जी, क्या है कि एक पार्टिकल को क्या किया मैंने, h हाइट से रिलीज किया, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेटरी मोशन। क्या होगा जी, देखो, इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? क्या T = √2h/g ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। लेकिन क्या ऊपर से नीचे आना मतलब एक ऑसिलेशन पूरा हो गया क्या? नहीं सर, वापस ऊपर भी तो जाना पड़ेगा। वापस ऊपर भी जाएगा, हमें दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन हो रहा, तो जिस स्पीड से नीचे आते समय टकराएगा, क्या उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा? तो इसका मतलब यस सर। ऊपर जाने को भी उतना ही टाइम लगेगा। तो क्या इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ट्वाइस ऑफ √2h/g आ जाएगा बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ √2h/, बेसिकली यहां पर एक्सिलरेटेड मोशन था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, कैसा था, कैसा है, कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। s = ut+12at² लगाया, h = ½ gt², t को लिख दिया √2h/g, टाइम पीरियड आ गया, मतलब नीचे जाने का टाइम, ऊपर जाने का भी √2h/g, टाइम पीरियड कितना आ गया, 2√2h/, है ना? सर यही क्या, ये सब क्या है, ये बिल्कुल एलियन लग रहा है कि तुम हैं? ठीक है। मैंने समझाया तो था भैया, एच टी का मतलब क्या होता है,
एक्स एट टाइम टी, और एक्स टी प्लस टी का मतलब एक्स एट टाइम टी प्लस कैपिटल, है ना। कैपिटल टी ही टाइम पीरियड है, समझ रहे हैं। जो वैल्यू एक्स की टी टाइम पे थी वही कब हो गई, कैपिटल टी टाइम के बाद दोबारा वही वैल्यू। जो वैल्यू वेलोसिटी की टी टाइम पे थी वही कैपिटल टी टाइम के बाद दोबारा हो गई। तो कैपिटल टी को क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल टी को क्या कहेंगे, टाइम, है ना। यही तो होगा ना। ये जो बात अपन ने यहाँ पर ऐसे इतनी 2 लाइनों में लिखी है, बहुत बड़े शब्दों में, जो बात अंग्रेजी की भाषा में लिखी वही मैथ्स की भाषा में ऐसे लिखी। क्यों, ये लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, सेम चीज लिखा सेम है लेकिन मैथ्स की, समझ में आएगा। तो क्या इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं अपन। अब देखो हम एक बहुत ही, चलो ये सर्कुलर मोशन हमने निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया, एक और ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड हम निकालते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा जाए जी क्या कि हमने क्या किया, एक ब्लॉक को मासलेस स्प्रिंग से बांधा, ये ब्लॉक है मास का, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, मासलेस स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है ना। और ब्लॉक को मैंने क्या किया, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट when the elongation in the spring was, let's say, a L नॉट क्या है, L नॉट है नेचुरल सर आपकी लेंथ आवाज ऑफ ब्रेक हो रही है। स्प्रिंग। हाँ बेटे हेलो क्या सर। बोल रहे हो, हाँ बोलो, हाँ जी बोलो। सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही, तो इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है इसका। नहीं सर, बराबर नहीं मैं है। तो सर, चिल्ला बराबर हम चिल्ला लोग को के बोल बराबर रहा आ हूँ। रही है। हाँ सर, उसका आ रही है। नेटवर्क वीक होगा। अच्छा कुछ लोग को बराबर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, इसका मतलब जिनको बराबर नहीं आ रही उनको दिक्कत, सर उनके गर्वित की इंटरनेट में आवाज ब्रेक हो प्रॉब्लम। रही है। बेटे एक बार तुम कैसे मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हो, वाईफाई से, सर वाईफाई से। सर मेरे इसमें सर एक बार आपका चेक नेटवर्क करो। रेड दिखा रहा है। ओके, अच्छा। देखो एल नॉट इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अरे भैया नेचुरल है मतलब नेचुरल का मतलब नहीं समझते हो तुम, रिलैक्स लेंथ, वो लेंथ जबकि स्प्रिंग में टेंशन क्या होता है, जीरो, है ना। वो लेंथ जबकि स्प्रिंग में टेंशन जीरो, मान लो वो लेंथ यहां पे होती, इस जगह पे, मान लो इतनी लेंथ एल नॉट है, तो मैंने क्या कर रखा है जी, इसको क्या कर रखा है, ए और खींच रखा, एल नॉट के आगे कितना और खींच रखा है ए, तभी तो टोटल दूरी क्या हो गई, एल नॉट प्लस ए हो गई, तभी तो टोटल दूरी क्या हो गई, एल नॉट प्लस। अब यहां से जब हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे, हमको क्या बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं जी इसका टाइम पीरियड बता दो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम।
अब कैसे पता करें जी? इस सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे पता करें? इस सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे बता? कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो पता नहीं है। हाफ के, बस यही फॉर्मूला पता है। वो टाइम का थोड़ी है। वो किसका फॉर्मूला है? क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या, या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे? कांस्टेंट तो नहीं रहेगी सर बढ़ती जाएगी। कांस्टेंट कैसे रहेगी जी? स्प्रिंग लगता फोर्स रहेगा लगा रही कांस्टेंट। है, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, तो इट हैज सम एक्सेलरेशन। तो अभी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी बढ़ेगी। जब तक स्प्रिंग इलोंगेटेड है तब तक फोर्स इस पे लेफ्ट में लगाती जाएगी, लेफ्ट में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी के बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लॉक इधर आ जाएगा। क्या जब इस पोजीशन पे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स लगाना बंद कर देगी क्या? बट बाय दिस टाइम द ब्लॉक वुड हैव एक्वायर्ड सर्टेन वेलोसिटी एंड इट हैज मास, इट हैज इनर्शिया, तो वो उस वेलोसिटी से और पीछे जाएगा। लेकिन जैसे ही पीछे जाएगा स्प्रिंग दबेगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो जब इधर आएगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाने लग जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी ना, तो स्प्रिंग फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब इलोंगेटेड है तो इसको पुल करेगी, जब कंप्रेस होगी तो इसको पुश करेगी। होगा कि नहीं होगा? अब क्या होगा जी? इनिशियल पोजीशन से जब तक ये नेचुरल लेंथ पे नहीं आता तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और नेचुरल लेंथ के बाद इसकी वेलोसिटी कम डिक्रीज होने होती लग है। जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, एक्सेलरेशन देखते हैं। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका? नो सर, सर वो डिस्प्लेसमेंट पे बताइए जी। डिपेंड एस इक्वल टू यू, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो नहीं कर सकते अपन। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो फिर अगला हमारा हथियार होता है क्या? एक्सेलरेशन। देखो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है क्या? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता लगाने के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते, जैसा वो ग्रेविटी वाले केस में किया था अपन ने। क्या ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या बच्चों? नो नहीं सर। सर। सोच समझ के जवाब दो। वो डिफॉर्मेशन के साथ चेंज होता जाएगा ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है जी? एक्स है, याद करो याद करो, 10-20 4 साल बाय पहले मैंने मास। पढ़ाया था तुमको। F बाय एम, या तुमने पढ़ क्या? फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो एक स्पेशल केस है, जबकि क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब ऐसा लिखते हैं। यहां तो अभी अपन इस निर्णय पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। डीवी बाई डी टी एक ये होता है ना। लेकिन यहाँ तो सर बी वेलोसिटी नहीं डीवी पता बाई डी अपने को, एक्स। तो डीवी बाई डी टी क्या करें? और कौन सा फॉर्मूला? वेलोसिटी नहीं पता तो वी डीवी बाई डी एच डी कैसे करें? और कोई फॉर्मूला सोचो। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? किस फंडामेंटल क्वांटिटी? मास पे। और फोर्स, फोर्स, फोर्स। फोर्स फोर्स किस पे अपॉन डिपेंड मास। करता है?
नेट फोर्स पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, करता है कि नहीं? यस सर। नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स की डेफिनेशन ही है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस मोमेंटम या विच प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन, है ना? एक्सेलरेशन का जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है नेट फोर्स अपॉन मास। डीवी बाई dt तो डेफिनेशन ही हो गई, डीवी बाई dt इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन कोई पूछे तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड? इट डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स एंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है जी? नेट फोर्स अपॉन सम ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन मास। किसने दिया था ये फॉर्मूला? न्यूटन। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज दिस? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बात समझ में आती है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। अब हम क्या निर्णय लेना चाह रहे थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं? देखो जरा, कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। नाउ डिसाइड वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट। इज इट कांस्टेंट? नो सर। नो। व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट? सर क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रहे हैं। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन स्प्रिंग द फोर्स वेरी एक्सटेंशन। होता जा रहा है जी। स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। शुरू में स्प्रिंग में पूरा ए इलॉन्गेशन था, तो स्प्रिंग के ए फोर्स लगा रही थी। जब ब्लॉक थोड़ा सा चल के आगे इधर आएगा अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ, तो इलॉन्गेशन कम बचेगा, तो स्प्रिंग का फोर्स भी कम हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? के एक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स। के एक्स रिवीजन करना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? के एक्स। वेक्टर फॉर्म में माइनस के एक्स लिखते हैं। माइनस साइन क्या बताता है? इलोंगेशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो फोर्स ऐसे लगेगा कि वापस नेचुरल लेंथ की तरफ आए। कंप्रेस्ड है तो फिर से फोर्स ऐसा लगेगा कि वापस नेचुरल लेंथ की तरफ आए। मतलब एक्स के साथ जो स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन है उसके साथ फोर्स चेंज होता जाता है। शुरू में जब इलोंगेशन ज्यादा था तो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगा रही होगी। जैसे ब्लॉक मेन पोजीशन के पास आता जाएगा फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ जाएगी उस इंस्टेंट पे फोर्स कितना हो जाएगा इसका? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी ब्लॉक पे? जीरो। जीरो। तो एक्सेलरेशन भी उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। फिर जब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ को क्रॉस करके और लेफ्ट में पहुंच जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी ना? रिटार्डेशन हो जाएगा। पहले ऐसे Yes, sir. लेफ्ट में था, अब एक्सेलरेशन इधर राइट में हो जाए। और जैसे जैसे और कंप्रेस करता जाएगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, यस है ना? तो शुरू में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था। जैसे जैसे नेचुरल लेंथ की तरफ आया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होने लगा। नेचुरल लेंथ पर आने के समय एक्सेलरेशन जीरो हो गया। फिर वहां से जब कंप्रेस किया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बदल गई और उसका मैग्नीट्यूड भी अब बढ़ने लग गया। क्या ये क्लियर कट केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन है? वेरिएबल। तो इसका मतलब वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी v इक्वल टू यू प्लस एटी वो सब फॉर्मूला भी हमारा नहीं चलेगा। तो अब क्या करें जी? इसको हमें डिफरेंशिएशन वगैरह से करना है ना। तो देखो, अब ये जो पूरा अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अब हम ये एक खास ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा है? वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें कि क्या है? पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगी और साइन के फंक्शन में वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? साइन, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन टी, साइन 2t, साइन 3t, है ना? इस तरह के फंक्शन में
पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, इनको हार्मोनिक फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक। ये पार्टिकल का मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो कैसे, समझो बात। हम क्या करें, देखो हमारा तरीका क्या होगा, अल्टीमेटली अपन वेलोसिटी को dx बाई dt लिखेंगे। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? dx बाई dt, और उसको इंटीग्रेट करके टाइम वाइम पता लगाएंगे, है ना। देखो मान लो क्या है, पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे, ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है बेटे? नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है। यहां से अभी x दूर है पार्टिकल, यहां से कितना दूर है? x दूर है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसी पोजीशन को ओरिजिन ले रहा हूं। ओरिजिन किसी भी कन्वीनियंट पॉइंट को ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आती है, उस पोजीशन को मैंने क्या ले लिया जी? उस पोजीशन को मैंने ले लिया ओरिजिन। अब वहां से ब्लॉक x डिस्टेंस आ गए। कितना डिस्टेंस आ गए? स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है इस ब्लॉक पे, बताओ जरा। क्या kx kx लगा रही है अभी? क्या वही नेट फोर्स है ब्लॉक पे? क्या वही नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक है? यस सर। इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटे? kx बाई m के बराबर एक्सेलरेशन आ गया। आ गया। इस एक्सेलरेशन को क्या मैं v dv बाई dx लिख दूं? क्या एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख दूं? इसका मतलब क्या हो गया जी? अच्छा एक बात और आप देखो कि x तो कम हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही। x कम होएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो dv बाई dx नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब LHS नेगेटिव और RHS पॉजिटिव ऐसा है आपके, तो एक माइनस साइन लगाना चाहिए कहीं, तो हम एक माइनस साइन यहाँ पे लगा। सर आप ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर सकते हो? भाई ये वाला पार्ट मैंने क्या बताया, मान लो इक्वेशन आपने ऐसे लिखी हुई है। यस सर। देखो क्या हो रहा है, टाइम के साथ x कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना। वहां से ऐसे पीछे आ रहा है पार्टिकल, आ रहा है। यस सर। क्या हम बोल सकते हैं x कम होने पर वेलोसिटी बढ़ रही है? x कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब dv बाई dx नेगेटिव है, इसका मतलब, है ना। dv बाई dx नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पूरा LHS नेगेटिव हो गया। RHS में तो कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, तो ये बराबर कैसे है? तो ये एक हमें क्या है, माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एक माइनस साइन हमको इधर लगाना, RHS में लगा दो या LHS। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? ये जो k बाई m जो कांस्टेंट, ये बार बार आता रहेगा अपने पास, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है क्या? k बाई m इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो लेट अस कॉल इट एज ओमेगा स्क्वायर। इसको स्क्वायर नाम दे दो अभी, क्या नाम दे दो? ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? v dv बाई dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। वो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, काफी लंबा प्रोसीजर होने वाला है। पिछले दो सवाल में अपने टाइम पीरियड खटाखट पता कर लिया था कि नहीं कर लिया? सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड पूछा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr बाई यू, अंडर ग्रेविटी √2h/g × 2,
क्यों? क्योंकि एक में स्पीड कांस्टेंट थी, दूसरे में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है। तक भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद एक्स, एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्सेलरेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख लें, वी डीवी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड आई इंटीग्रेट दिस, है ना। x की वैल्यू जब a थी, एट x इक्वल टू a, क्या वेलोसिटी 0 थी क्या बच्चों? यस सर। जब नेचुरल लेंथ से मैंने a एलोंगेट किया हुआ था तो वेलोसिटी क्या थी इसकी? एट x इक्वल टू a वेलोसिटी वाज 0। मुझे किसी जनरल x पर वेलोसिटी की वैल्यू पता कर, तो v dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटे? x स्क्वायर बाई 2, सब्स्टिट्यूट लिमिट्स फ्रॉम a टू x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या v स्क्वायर को क्या लिख देंगे? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या v की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा क्या? बोलिए जी। वेलोसिटी यस सर। इस तरह की आ गई, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या है, देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। देखो आप ऐसे सोचो कि अभी पार्टिकल इधर जा रहा है ना, नेचुरल लेंथ, कंप्रेशन, वापस नेचुरल लेंथ, क्या इस पोजीशन पे वापस आएगा? और उस समय पर वेलोसिटी इतनी ही हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी कि नहीं होगी? एक को यस यस पॉजिटिव कह सर। दो, दूसरे को, है ना। तो क्या है, सेम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी उतना ही एक बार पॉजिटिव रहेगी, एक बार नेगेटिव रे। नेगेटिव रहेगी, तो इसलिए ये प्लस माइनस, है ना। अब देखो हमें वेलोसिटी थोड़ी निकालनी थी, हमें क्या निकालना था? टाइम। हमें क्या निकालना था? टाइम। टाइम, तो वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दें क्या बच्चों? क्या वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दें? dx बाई dt इक्वल टू, अभी अपन ऐसा करते हैं कि एक बार में एक ही साइन लेके चलते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, एक बार में एक लेके चलते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? पक्की बात। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा dt के। बोलो। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया जी? ओमेगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें बच्चों, इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। ओमेगा क्या एक कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का साइन आप इधर ट्रांसफर कर, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो, है ना। और जैसे इस केस में तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पे था? a पे था। एट t इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ x वाज a। क्यों? क्या t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू a थी? ये नेचुरल लेंथ से a
डिस्टेंस आ गया। और किसी जनरल टी टाइम पर मान लो एक्स पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो मेरे को एक्स एज फंक्शन ऑफ टी मिल जाए, है ना। अब ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? ये क्या होता है? ये वाला नहीं बताया होगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या होता है जी? साइन इनवर्स एक्स बाई। ये कैसे आता है इसको आप समझ सकते हो, लेकिन याद ही रख लो अभी, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो, फिर कभी इसको बताएंगे। ये ऐसा आ जाए तो ये इंटीग्रेशन को क्या लिख दूं मैं? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट डाल देंगे ए से एक्स तक, और आरएचएस में क्या आ गया जी? ओमेगा टी। आरएचएस में क्या आ गया? ओमेगा आ गया। क्या इसको मैं ऐसा लिख लूं, लिमिट डालूंगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू ओमेगा, है ना। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 2। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? पाई बाई 2। सर पाई बाय तो क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आ गई। बोलिए जी। इसका मतलब एक्स बाई ए को क्या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं? एक्स बाई ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसा आ जाएगा ना। एक्स की क्या वैल्यू आ गई? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब मुझे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। पता चल गया। देखो टी को 0 रखो आप, टी को रख दो कितना? 0। क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 इज 1 1। ए हो दैट मींस जाएगा। दैट t इक्वल टू 0 एक्सिस ए, है कि नहीं? अब आपको ये सोचना है कि देखो t, जब t 0 है तो ये पूरा एंगल पाई बाई 2 हो रहा है ना। ये एंगल कितना हो रहा है? t इक्वल टू 0 पे ये एंगल पाई बाई 2। टाइम बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितनी वैल्यू इस एंगल की रख दें कि x 0 हो जाए? इस पूरे की कितनी रख दे वैल्यू? पाई रख दे। भाई t इक्वल टू 0 पे पाई बाई 2 था, तो अब पाई बाई 2 से एंगल बढ़ेगा। पाई बाई 2 से एंगल बढ़ेगा तो पाई बाई 2 के बाद कौन सी वैल्यू होती है जिसपे साइन 0 हो जाता है? पाई होता है कि नहीं होता? पाई होता है जिसपे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जब ओमेगा टी पाई बाई 2 के बराबर होगा, इस पूरे को पाई होने के लिए ओमेगा टी को पाई बाई 2 होना पड़ेगा। क्या तब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा क्या? मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगी? बोलिए, बात मानते हैं? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि क्या क्या इसका मोशन सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक से मतलब क्या है? अगर मैंने यहां पर ए डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी को 0 करके छोड़ा था, तो क्या स्प्रिंग कंप्रेस भी ए अमाउंट से ही होगी? क्यों? हाँ सर। एनर्जी कंजर्वेशन है ना। अब आप देखो, दूसरी तरफ ए डिस्टेंस चला गया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए हो गई कि नहीं होगी? हाँ सर। अब एक्स को माइनस ए बनाने के लिए मुझे साइन की वैल्यू को -1 रखना पड़ेगा।
और साइन की वैल्यू को -1 बनाने के लिए इस एंगल को मुझे 3π/2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 3π/2 रखना पड़ेगा। तो यानी ओमेगा टी की वैल्यू को पाई रखना पड़ेगा। यस सर। तो जब टी π/ω के बराबर होगा तब पार्टिकल यहां पहुंचेगा। π/2 ओमेगा पर x की वैल्यू हो गई 0, π/ω पर x की वैल्यू हो गई -a हो गई, है ना। अच्छा, अब मुझे वहां से वापस मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन पे आ गया मतलब x को 0 बनाना है, x को 0 बनाना है मतलब साइन को 0 बनाना है। क्या अब 3π/2 पे तो सॉरी अपन ने कहां तक पहुंचा दिया था इसको? 3π/2 तक पहुंचा दिया। अब 3π/2 के बाद 2π करना पड़ेगा, 2π करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी प्लस π/2 को 2π कर दो। ओमेगा टी प्लस π/2 को 2π करोगे तो ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2 हो जाएगी। तो क्या ये वाला टाइम 3π/2 ओमेगा हो जाएगा? क्या उस पे वापस x 0 हो जाएगा? और फिर अल्टीमेटली मुझे वापस a तक पहुंचाना है, तब एक ऑसिलेशन पूरा होगा ना। मुझे वापस कहां तक पहुंचाना है? a तक। तो मतलब इस साइन की इस वैल्यू को दोबारा 1 करना, दोबारा क्या करना है? 1 करना है। π/2 एंगल पे तो पहले से ही था। अब π/2 से एंगल अपन बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंचा दिए? 2π तक बढ़ा दिए। तो अब 5π/2 कर दो, 2π + π/2। तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? π/2। तो ओमेगा टी क्या हो जाना चाहिए? 2π। तो टी क्या हो जाएगा? 2π/ω। तो एट टी इक्वल टू 2π/ω क्या x की वैल्यू वापस a हो जाएगी क्या? इसका मतलब क्या ये टाइम पीरियड आ गया क्या बच्चों? क्या बार बार 2π/ω के बाद इसी टाइम पे आए, इसी जगह पे आएगा? हाँ सर। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, x को a करना है, बार बार x की वैल्यू को a करना है। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या करना है? साइन की वैल्यू को 1 करना है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये पाई, अभी π/2 है। t इक्वल टू 0 पे ये एंगल कितना है? π/2। इसको 2π से और बढ़ा दो। तो इसको 2π से बढ़ाने का मतलब ओमेगा टी को 2π से बढ़ा दो। तो ओमेगा टी को 2π से बढ़ाने का मतलब टी को कितना बढ़ा दिया? 2π/ω। तो हर बार जब टाइम को 2π/ω ऐड करते जाओगे तो ये π/2 एंगल में 2π ऐड होता जाएगा। और 2π ऐड होता जाएगा तो क्या है, वो क्वाड्रेंट में कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल में आप बार बार 2π ऐड करते जाओगे तो क्या वो आपको बार बार साइन की सेम वैल्यू मिलती जाएगी कि नहीं मिलती? यस यस सर। हर बार 2π/ω टाइम के बाद ये पार्टिकल इधर आएगा कि नहीं आएगा? अब ओमेगा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में तो हमें k और m दिया हुआ। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। टाइम पीरियड जब आया है 2π/ω तो क्या ओमेगा को √k/m लिख सकते? तो टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 2π√m/, बोलिए जी, ऐसा होगा क्या? ये बात समझ आती है? उसके आगे लिमिट रखी बेटे, इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका मतलब तुमको लिमिट रख दो। एक बार इस एक्सप्रेशन में x रख दो, एक बार इस एक्सप्रेशन में a रख दो। x² क्यों होगा? अबे x को हटा के x रखेगा ना, एक और x क्यों घुसा रही है? क्या 1 होता है?
एक्स की जगह 1 रखते हैं ना, 1 बाई ए, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बाई ए, फिर ये 1 बाई ए रखते हैं, तो ए को वापस आते, तो ए से कैंसिल हो गया, तो भाई ये क्या है, ये कोई वेरिएबल है, ये क्या है, ये इसकी लोअर वैल्यू, ये इसकी अपर वैल्यू, तो वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं अपर वैल्यू से, माइनस वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं लोअर वैल्यू। ठीक है, क्या ये टाइम पीरियड आया? ये है सिंपल हार्मोनिक, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो पूरे चैप्टर चैप्टर का में यही है क्या? इंट्रोडक्शन किया, वार्म अप टाइप किया। ठीक है, लेकिन क्या है, इस चैप्टर का वार्म अप ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसके बाद तो खटाखट हो जाए। सर पूरे चैप्टर में यही है क्या? पूरे चैप्टर में यही है, और भी कई सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य बात ये, ध्यान दो, क्या मैं एक जनरलाइज्ड बात बोल सकता हूं? जनरलाइज्ड बात से मेरा मतलब क्या, इसको तो रब कर देना। जनरलाइज्ड बात में क्या बोल सकता हूं कि अगर मान लो पार्टिकल ऐसी कंडीशन में है कि उस पे लगने वाला नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में किस टाइप का है, माइनस के एक्स टाइप, है ना, वेयर व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन कहो या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यदि पार्टिकल पर नेट फोर्स इस तरह का लग रहा, कैसा, माइनस के एक्स, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, कॉल्ड एज क्या, फोर्स कांस्टेंट। इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि फोर्स और एक्स की डायरेक्शन अपोजिट। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट में रहेगा तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन के लेफ्ट में चला जाएगा तो फोर्स राइट में लगने लगेगा। मतलब ये रिस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स बता रहा है, क्या बता रहा है, रिस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप का फोर्स है। कैसा फोर्स है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा किधर है, मीन पोजीशन के तरफ, है ना। जैसे मान लो कोई पोजीशन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के जब पार्टिकल राइट में जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है जी, लेफ्ट, और जब लेफ्ट में जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, तो नेट फोर्स हमेशा क्या लग रहा है, मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन का मतलब यही है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स is opposite to
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या, इक्विलिब्रियम, या उसी को क्या बोल देते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, नेगेटिव साइन ये बताता है ना, आप चाहो तो नेगेटिव साइन हटा भी सकते हो, ये बोल सकते हो कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, के एक्स होना चाहिए, और डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, मीन पोजीशन के तरफ होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ, ऐसा कब होता है फिजिकली, एक कंडीशन में आपको बता चुका हूं कब होता है ऐसा, स्प्रिंग से बंधा हुआ पार्टिकल कैसा हो, स्प्रिंग से बंधा हो, तो ठीक ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है कि नहीं हो जाती, ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है। ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटे, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के बाई एम को हम नाम दे दें क्या, ओमेगा स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां भी माइनस साइन का वही मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो किधर है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में, या मीन पोजीशन की तरफ। यदि एक्सेलरेशन ऐसा हुआ तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या वेलोसिटी इस प्रकार की आ जाएगी बच्चों, बोलो, क्या वेलोसिटी इस प्रकार की आ जाएगी। इस वेलोसिटी में ए का क्या सिग्निफिकेंस है, वेयर वेलोसिटी इज जीरो, है ना, x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए वेलोसिटी इज, ऐसा ही कंडीशन लिया था अपन ने, बोलिए, x इक्वल टू ए पर वेलोसिटी जीरो माने, और अगर वेलोसिटी ऐसी आ गई तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो। ये फाई क्या है, देखो फाई, हमने जो केस लिया था उसमें फाई की क्या वैल्यू आ गई थी, पाई बाई टू, लेकिन हमने क्या माना था कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना होता, देखो तुम्हारे जो अपन ने डेरिवेशन किया था उसमें, मान लो t इक्वल टू जीरो पर हमने जब वो साइन इनवर्स वाला इंटीग्रेशन किया था, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन जब मैंने किया, है ना, तो उसमें मैंने टाइम की लिमिट तो जीरो से t डाल दी थी ओमेगा dt को इंटीग्रेट करते समय, और x की वैल्यू a से x डाली थी। अगर a नहीं होता, मान लो a बाई टू पे होता पार्टिकल, कहां पे होता, a बाई टू पे होता, तो अपन a बाई टू से x डालते लिमिट, तो साइन इनवर्स वन की जगह साइन इनवर्स वन बाई टू बनता, तो वो एंगल पाई बाई टू की जगह पाई बाई सिक्स आ जाता कि नहीं आ जाता, नहीं, माइनस ए बाई टू पे होता तो वही एंगल पाई प्लस पाई बाई सिक्स, सेवन पाई बाई सिक्स आ जाता, नहीं, तो वो एंगल कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन के पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे कहां पे। फाई को हम क्या बोलते हैं, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज, फाई को क्या बोलते हैं बच्चों, इनिशियल। फाई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो। फाई किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू, फाई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू, ठीक है। जब जब पार्टिकल इस तरह की इक्वेशन फॉलो करेगा,
ये कोई स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है कि नहीं, जिसमें पार्टिकल की पोजीशन टाइम पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, साइन फंक्शन के रूप में डिपेंड कर रही है। उस स्पेशल ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक, है ना। SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज an oscillatory motion in which position of particle varies, कैसा बेटे, साइनोसॉइडली। साइन फंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडली विद टाइम। टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, साइनोसॉइडली वेरी, साइन फंक्शन के रूप में वेरी हो रहा, उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, है ना। क्या ये चीज समझ में आती है, वेयर A, ओमेगा, फाई आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। ओमेगा से हमें क्या टाइम पीरियड पता चल जाता है क्या, बोलो। क्या ऐसे मोशन के टाइम पीरियड को 2π/ω लिख सकते हैं हम, सर क्या ऐसे मोशन के टाइम पीरियड को 2π/ω लिख सकते हैं, यस लिख सकते हो। कैसे, क्यों, देखो समझो 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 समझो, ω t+5, अगर मान लो मैं टाइम को इतना बढ़ा दूं कि ये एंगल 2π से बढ़ जाए, तो साइन की वैल्यू सेम आने लग जाएगी कि नहीं। तो मान लो आपने इस एंगल को कैपिटल टी, टाइम को कैपिटल टी अमाउंट से बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ω t प्लस कैपिटल T प्लस फाइव, ये हो जाएगा ω t+5 प्लस ओमेगा कैपिटल T हो जाएगा। अब इतना एंगल तो पहले से ही था, आपने, ये तो स्मॉल टी टाइम पे भी ये वैल्यू तो थी ना, आपने टाइम को कैपिटल टी अमाउंट से बढ़ा दिया, और आप ये देखना चाहते हो कि कैपिटल टी की क्या मिनिमम वैल्यू लूं कि साइन की वैल्यू फिर से वही आने लग जाए। तो क्या इस चीज को 2π कर दूं क्या, 2π, 4π, 6π ऐसा कर दें तो साइन की वैल्यू सेम आने लग जाएगी। मिनिमम चाहते हैं तो क्या कर दें, 2π। ओमेगा इंटू कैपिटल टी को जैसे ही आपने किया 2π, क्या टाइम की वैल्यू 2π/ω आ जाएगी, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ, है ना। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, कोई आपके सामने लिख दे x = 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ π/6t प्लस π/4, ये लिख दिया, क्या ये SHM की इक्वेशन है, a की जगह 10, ओमेगा की जगह क्या आ गया, π/6, फाई की जगह क्या आ गया, पूछे इसमें टाइम पीरियड बताओ पार्टिकल का, तो कैसे बताओगे, 2π/π/6, क्या 12 सेकेंड का टाइम पीरियड आ जाएगा। आई बात समझ में, हर बार 12-12 सेकेंड के बाद पार्टिकल एक एक ऑसिलेशन अपना कंप्लीट करता, एंड वेयर व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज √k/, तो टाइम पीरियड को मैं 2π√m/k ऐसा भी। अब देखो ये इक्वेशन लाने में अपने को कितना, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा था कि नहीं करना, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी, वो सब है। अब आगे हम वो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और इस रिजल्ट को याद रखेंगे। क्या है, अगर फोर्स ऐसा है, अगर फोर्स ऐसा है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि x ऐसा आएगा,
और उसका टाइम पीरियड ऐसा होगा, और मोशन ऑसिलेटरी होगा, एसएचएम हो। एवरी एसएचएम इज एन ऑसिलेटरी मोशन, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट एन एसएचएम। के लिए क्या होना चाहिए, ये साइन फंक्शन का होना चाहिए, और ये साइन फंक्शन के लिए पता है क्या, फोर्स ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, मतलब वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल, तभी एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, इंटीग्रेशन करके इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? है ना? बस अब इतना पढ़ेंगे, है ना, बाकी अगली क्लास में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? शानदार चैप्टर। हाँ ऑफलाइन ही तो, वो तो उस दिन क्या था, लाइट की दिक्कत की वजह से, लाइट लाइट का था ना, लाइट जाने वाली थी कुछ, ऑफलाइन तुम्हारा तो। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे। बाय सर, थैंक यू सर।